तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन स्टार्ट करने वाला हूँ? तो मैं कॉपी खोलने वाला हूँ लॉ की पुरानी, और फर्स्ट ऑफली द कॉपी लॉ की कॉपी जिसमें मैं नियम लिखता हूँ, और सेकंड चीज़ मनी स्ट्रेटेजिकल कॉपी। ठीक है, ये मनी डायमेंशन की कॉपी है जिसमें मैं क्या बोलते हैं मनी रिलेटेड बुकलेट। ये मनी क्या है? रिसोर्सेज, संसाधन, कि कैसे हम एक कंपनी को निर्माण करते हैं और कंपनी का वो करते हैं। देखो, और ये है आइडियाज़ की, ये है जो भी मैं फंक्शंस या जो भी कैलकुलेशंस करता हूँ वो सारी कॉपी रजिस्टर। अब इनका फ़ायदा क्या होता है? इनका फ़ायदा ये होता है कि मैं डिफरेंट ट्रेड्स में डिफरेंट वर्क करता हूँ, डिफरेंट वर्क से डिफरेंट कैटेगरीज से डिफरेंट सॉल्यूशन लाता हूँ, पर सब में डायमेंशनली सारी चीज़ें लिंक्ड होती है। ठीक है, तो मेरा विस्तारित ज्ञान थोड़ा सा विविधतर होता है, क्योंकि एक में जब मैं मायावी या प्राकृतिक ज्ञानों के बारे में बात करता हूँ उससे कंप्यूटर साइंस में बात करता हूँ। व्हाट इज़ द कंप्यूटर साइंस? 3 तरह की साइंस समझो, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और फॉर्मल साइंस। देखो, ये सारी चीज़ें वही है कि आपको विकिपीडिया के डिसिप्लिन में मिल जाएगा, बात ठीक है, पर मैं इसका लॉजिक बताना चाहता हूँ सिमिलरली जो पूरी दुनिया में चलता है। क्या है लॉजिक? क्या है एवरेवर टाइम? मैं अपने आप को एज अ फील करता हूँ एक पर्सन के रूप में कि मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ अपने आप को। एवरी टाइम मैं चेंज करूँगा अपने आप को, कोई और व्यक्ति मुझे चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज़ माई वर्ल्ड, दैट इज़ माई थिंकिंग, दैट इज़ माई इमेजिनेशन ओनली। माइंड करता हूँ, माइंड नहीं करता। ठीक है, मतलब ओनली दिस माइंड। एवरी टाइम मैं अपने आप को फील करता हूँ, एवरी सर्कमस्टेंस में। एवरी टाइम मैं अपने आप को मेक करता हूँ, एवरी सर्कमस्टेंस में। एवरी टाइम मैं अपने आप को दिखाता हूँ, हर एक सर्कमस्टेंस में। ये वीडियो कोई नहीं देखेगा, बिकॉज जिस समय इस वीडियो को देखने आएंगे लोग, उस समय मैं इन वीडियो को प्राइवेट कर दूँगा। तो ये मेरा केवल ब्रेन का डायलेमा है, कैसे कोई और देख रहा है, बट रियलिटी मेरा डायलेमा इज माई फेवरेबल है, बिकॉज ये मुझे दिखा रहा है एक आईने में। ये आईना, दिस अ मिरर रिफ्लेक्शन। व्हाट इज़ अ मिरर रिफ्लेक्शन? दिस अ मिरर रिफ्लेक्शन। मैं वर्क कर रहा हूँ, एवरी टाइम मैं अपने आप को सीन कर रहा हूँ, एवरी टाइम मैं अपने आप को थिंक कर रहा हूँ, और एवरी टाइम मैं अपने आप को देख रहा हूँ एक अलग पर्सनैलिटी में। मेरे सामने वाला रूप मुझे दिख रहा है। यही पर्सनालिटी कुछ होगी कि मैं एक दूसरे से बात करने लग जाऊंगा और मैं अपने आप को एक्सक्यूजेस देने लग जाऊंगा। यही पर्सनालिटी यही होगी कि मुझे डेवलप करेगी। यही पर्सनालिटी होगी कि मेरी इंटायर सबकॉन्शियस माइंड को यूँ कहेगी कि मैं एक फॉल्स स्टेटमेंट्स अपने आप में एरे कर रहा हूँ। व्हाट इज़ द एरे? जो वैल्यू कंटेन करे और देन वैल्यू रिटर्न करे, दिस इज कॉल्ड एरे। क्या ये फंक्शन प्रॉपरली एक एरे की तरह वर्क कर रहा है? या बिकॉज डायमेंशनली एरे में कंटेन होती है कोई भी लॉजिक कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, बट एक डायमेंशन में जाकर वो एक सिंपल लॉजिक कहलाएगा, लॉजिक 1। ये लॉजिक 1 या लॉजिक ए, मैं सामने क्या चल रहा हूँ? लॉजिक ए। मेरी अलग अलग प्रक्रिया क्या चल रही है? लॉजिक 1। क्या लॉजिक 1 और लॉजिक ए इक्वल है? हाँ। कैसे इक्वल है? डायमेंशनली इक्वल है। दिस इज अ वर्ड 1। मेरे लिए मैं अपने आप को इसमें फील कर रहा हूँ, बट एज अ वीडियो मैं अपने आप को साइड कैरेक्टर की तरह देख रहा हूँ कि मैं किसी और से टॉकिंग कर रहा हूँ। मोस्ट में क्या करता हूँ? सोशल साइंस, नेचुरल साइंस और फॉर्मल साइंस। व्हाट इज अ नेचुरल साइंस, व्हाट इज अ सोशल साइंस, व्हाट इज अ फॉर्मल साइंस? सोशल साइंस मतलब कि सामाजिक विज्ञान। जब भी हम समाज में उतरते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी मेंटेलिटी, लॉजिक भूलने लग जाते हैं, इंटेलिजेंस भूलने लग जाते हैं। रिलेटिवली वर्क कैसे करती है? रिलेटिवली वर्क कैसे करती है? मैं एग्जीक्यूटिंग कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर वर्क में, और पर्टिकुलर वर्क में मैं थिंकिंग कर रहा हूँ पर्टिकुलर वर्क के हिसाब से, पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड बना रहा हूँ, पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड में पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, और ये कहलाता है स्ट्रेटेजिकल एक्ट, कि मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ बट एक डायरेक्शन में। बस एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना रहा, वो नहीं बना रहा फिलोसफी जो कि ओवरऑल इंटायर में वर्क करे अलग अलग सर्कमस्टेंस के हिसाब से यूनिवर्सल। नो, दैट इज़ अ फॉर्मल। बट मैं क्या कर रहा हूँ? स्पेसिफिक फील्ड में, स्पेसिफिक वर्ल्ड में, स्पेसिफिक दुनिया को अपना ज़िंदगी मान रहा हूँ, और ये लाइफ में एक मैटर में कर रहा हूँ। जब भी मैं बात कर रहा हूँ तो एक ह्यूमन के बारे में बात कर रहा हूँ, जब भी मैं कुछ डिसाइड कर रहा हूँ तो मैं अपने इन्वायरमेंट के बारे में डिसाइड कर रहा हूँ, दैट्स इट, बस। बट जब मैं शांत हूँ, जब मैं ध्यान की अवस्था हूँ, जब मैं एग्जिट हूँ हर एक चीज़ से, वॉच आउट कर रहा हूँ, तो मैं कंट्रोलिंग में अपनी व्यवस्थाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं पूरे ओवरऑल इंटायर के बारे में बात कर रहा हूँ, ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, ओवरऑल यूनिवर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जब मैं भारत में हूँ, भारत की कमांड कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मैं भारत का नेता होने के कारण या भारत का मिनिस्टर होने के कारण केवल और केवल मैं भारत के बारे में सोच रहा हूँ। बट यदि मैं भारत से बाहर हूँ तो मैं सारे जगत के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि कोई कितना भी कहे कि मेरा देश ही मेरा सब कुछ है, नो 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 नो, आपकी धरती पूरी है,
ये तो आपने डिसाइड कर रखा है केवल कि भारत नाम का क्षेत्र ही मेरा है। ये अवस्था है, ये उपस्थिति है, ये वास्तविक वो नहीं है स्थान। वास्तविक स्थान तो पूर्ण यूनिवर्स है। तो सामाजिक विज्ञान में ये हो जाता है कि सामाजिक विज्ञान में हम कोई पर्टिकुलर सेक्टर में वर्क कर रहे हैं और पर्टिकुलर सेक्टर में हम जब हम वर्क करते हैं तो धीरे 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 हमारा लॉजिक समझने लग जाता है कि हमारा लॉजिक ये सुनने लग जाता है गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। और हम ये सोच जाते हैं कि हमारी फील्ड ही सब कुछ है, और हमें आखिर में जाके एक गॉड को पता होती है कि इसकी खुद की फील्ड ही एक स्पेसिफिक है। जैसे कि एक यूनिवर्स के अंदर यूँ सोचते हैं हम अनंत है यूनिवर्स, बट जब हमें पता चलती है कि यूनिवर्स तो बतेरे सारे हैं। देखो एक यूनिवर्स कितना है, कल्पना कितना है, कभी मेरी डायरी देखना, मैंने यूनिवर्स कितना बताया, अनंत गंगाओं के बारे में कितना बताया। जब मैं डाइवर्सिफाइड कर रहा होता हूँ ना ब्लैक होल थीसिस द्वारा, वो ब्लैक बॉडी डायमेंशन ऑफ फोर्सेस द्वारा, तो वहाँ मैं इस तरीके से बताता हूँ कि एक एक चीज़ कैसे 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 करके अपने आप को एक्यूमुलेट कर करके जब अंत हो जाता है इस चीज़ का इन्फिनिट तक, तब एक यूनिवर्स कहलाता है। ऐसे कहा कि मैंने कहे कि 14 ब्रह्मांड 4 उप ब्रह्मांड है। अतः एक ब्रह्मांड की कल्पना यूँ समझ लो, आपका ब्रह्मा या आपकी समस्त चीज़ें जितनी भी रची हुई है, ये सब केवल एक पटक के एक ही ब्रह्मांड है। समस्त चीज़ें एक ब्रह्मांड, इसके जैसे छोटा है, तब 4 और ब्रह्मांड है और टोटल ये है। इसके अंदर एक ब्रह्मांड ही अपने आप पे अनंत है। अनंत का मतलब कभी ना समाप्त होने वाला अंत, क्योंकि ये अपने आप को दोहराता रहता है। ये खुद एक निरंतर है। स्थायी क्या है? स्थायी में केवल और केवल 14 ब्रह्मांड और 4 ब्रह्मांड है। अतः मैं हूँ हर एक जगह उपस्थित। इसलिए मैं कहता हूँ चीज़ें शिव ने नहीं बनाई, न ही शिव बनाते, परंतु मैंने ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रखी है, ऑपरेट कर रखी है। मैं कोई नहीं हूँ, मैं कोई नहीं, मैं हर एक इंटेलिजेंस हूँ। क्यों? मैं एक फिलोसोफर हूँ, तो मैं अपने एक फिलोसोफर किंग पे अपने आप को पुटअप कर रहा हूँ और मैं दिखा रहा हूँ कि या आई एम द गॉड, बट रियलिटी में आई एम नॉट अ गॉड, आई एम ए ह्यूमन। बस मेरी कल्पना ने मुझे एक गॉड बना दिया, बिकॉज मेरे पे वो कलम है जिससे मैं राइट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ या अपनी कल्पना को बदल सकता हूँ। वो ताकत है मेरे पे। लॉजिकल सारे से चलते रहेंगे, लॉजिकल सारे वर्क करते रहेंगे, दैट इज द पॉइंट। और यहीं से हमें मैनिपुलेशंस को समझ में आती है कि मेटरली हमें ये ध्यान रखना है कि सामाजिक विज्ञान में हम मार्केट की डिमांड को देखते हैं ऑन एन एवरेज। धीरे धीरे जब हम उसमें इन्फ्लुएंस होते हैं, इन्फ्लेट होने लग जाते हैं, तो हम अपने आप को चेंज करना या हम अपनी लॉजिकल बुद्धि को इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। तो देन हम क्या करते हैं, उससे एग्जिट कर जाते हैं और विदाउट रूल्स वापस अपने आप में एक रूल्स में आ जाते हैं। क्या रूल्स आते हैं कि हम रूल्स ब्रेक कर देते हैं। फिर जब हम रूल्स ब्रेक करते हैं तो हम स्टेटिक सिचुएशन में होते हैं। फिर हम नई चीज़ों को निर्माण करते हैं, नए रूल्स बनाते हैं, न्यू रूल्स पे इम्प्लीमेंट करते हैं और न्यू रूल्स को ऑपरेट करते हैं। यही होती है हमारी कि लिमिटेशन हम ब्रेक करके लिमिटेशन को और इनहांस कर देते हैं या लिमिटेशन को और डाउन कर देते हैं। तो डेट इज द पॉइंट कि प्रोडक्टिविटी इज़ नॉट अ प्रोडक्टिविटी कि हम बेहतर हो रहे हैं। प्रोडक्टिविटी वो भी कहला देती है कि हम कभी कभार रिग्रेसिव कर रहे होते हैं, पीछे को जा रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट बुद्धि दे देती है जब सक्सेसफुल हो रहा होता है कि परिवर्तन जरूरी नहीं कि तुरंत वो ही हो रहा हो। कुछ ऐसा भी होता है कि पहले से बेकार आ जाए। और मैंने ये चीज़ पहले बता दी थी बिन पढ़े कि लोग चाहते ग्रोथ। एक सक्सेसफुल ट्रेडर ऑलवेज कहेगा मनी 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 मनी, क्योंकि मनी उसका धंधा है। कोई नॉलेजेबल पर्सन कहेगा नॉलेज 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 नॉलेज, क्योंकि नॉलेज उसका धंधा है। एवरी टाइम आपको दो चीज स्टेट या ध्यान रखनी है, एक फ्री स्टेट, एक प्रोडक्टिव स्टेट। प्रोडक्टिव स्टेट क्या है? सोशल स्टेट। सोशल स्टेट क्या है? मैं किसी से उम्मीद रख रहा हूँ वो मेरा काम करे, तो मैं उसको कुछ वर्क कर रहा हूँ उसका। यही चीज़ है कि वो हमारे लिए कब वर्क करेगी, जब हम उसके लिए कुछ करेंगे। ये कंपनी ही सोशल कहलाती है। बस कि सोशल कुछ नहीं है। जब मैं अपने परसेप्शन को देख रहा हूँ तो मैं साइंस में हूँ, जब मैं अदर परसेप्शंस को देख ले रहा हूँ तो मैं सोशल हूँ। जब मैं यूँ सोच रहा हूँ कि मार्केट को डिमांड चाहिए तो मार्केट में डिमांड में मेरे दिमाग में आ रहा है एक संस्था को डिमांड चाहिए, एक सिस्टम को डिमांड चाहिए। पर रियलिटी में मुझे अगर कोई डिमांड चाहिए तो मैं दूसरे से कैसे पाऊँगा कि कोई मेरे फेवर करे। तो वही चीज़ तो हमें करना है। यदि मैं कह रहा हूँ कि देखो मैं पिज़्ज़ा वगैरह या मैं क्या बोलते हैं लोगों को ये कार वगैरह नहीं बेचूँगा क्योंकि ये संतुष्टि नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इन चीज़ों से फेवर नहीं रखता, पर ओरिजिनल फेवर रखता। यदि मैं यूँ कहूँ इसी मामले में कि देखो कोई दूसरा है जिसको कोई चीज़ पसंद है, जैसे मुझे पसंद है कि मैं दुनिया को सिखाऊँ कैसे चलना है। अब मान के चलो इसी पर्सपेक्टिव को अलग देखते हो, ये दूसरा पर्सन है, ये मुझे कहना चाहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि पर्सपेक्टिव, तो मैं इसकी बातें सुनूंगा, इसके बाद इस पर क्या देगा, ये मुझे रिटर्न देगा। क्या देगा? नॉलेज देगा।
ये कहता है कि मैं नॉलेज बांटना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, तुम नॉलेज बांटना चाहते हो, तुम्हारी ये वांट है, ठीक है, मैं तुमसे नॉलेज ले रहा हूँ, अब तुम मेरे फेवर का वर्क करो। यही कहलाती कंट्रोलिंग, यही कहलाती व्यवस्था है कि व्यवस्थाओं को कैसे चलाना है। व्यवस्थाओं को चलाना जिसको आ गया वो सब कुछ पा लेता है। मार्केट डिमांड में यही चलता है, व्यवस्था ही चलती है, क्योंकि हम व्यवस्थाओं को ही संपूर्ण कर वो खुश कर रहे होते हैं, संपूर्ण मतलब खुश कर रहे होते हैं कि हम व्यवस्थाओं को कह रहे होते हैं देखो हमें कुछ चाहिए, तुम्हें कुछ चाहिए, दोनों एक मिलकर कंपनी बना लेते हैं। दिस इज अ मार्केट डिमांड। कि सोशली हम ऐसे होते हैं, अभी ना हम दूसरों के परसेप्शंस को एक्सेप्ट करते हैं और अपने परसेप्शंस को वहाँ पर रखते हैं। यही कहा था मैंने, कॉम्प्रोमाइज़ और कॉन्फिडेंस दोनों होना चाहिए। ओवरऑली नेचर अनबैलेंस करेगी बिकॉज वो भी अज्ञान है, हम भी अज्ञान है। बट अगर हम जान गए कि बैलेंस पॉइंट पे चीज़ें दीर्घकालिक चलेगी तो ओवरऑली सी बात है, हमें पता है कैसे मार्केट को वॉन्ट देनी है और मार्केट से अपनी वॉन्ट लेनी है। देखो जरूरी नहीं कि सामने वाले की वॉन्ट आपके अनुसार ही हो। अगर मान लो मेरे को पसंद नहीं है कारों में घूमना, पर सामने वाले को कारों को घूमना पसंद है, तो मुझे उसे कार प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तभी वो मेरा वर्क करेगा। बट इट इज़ अ सिंपल फंडामेंटल कि यही होते हैं अदर परसेप्शन। अदर परसेप्शन हमसे डिफरेंट भी हो सकते हैं, हमारे सिमिलर भी हो सकते हैं। ये दो बेस होते हैं और एक सिंगल डायमेंशन। हमारे तो 3 डायमेंशन चलते हैं, एक डायमेंशन ए, डायमेंशन ए के दूसरा डायमेंशन हो गया डायमेंशन बी। जो डायमेंशन बी है वो डायमेंशन ए के बिल्कुल अपोजिट है। फिर एक डायमेंशन हो गया सी डायमेंशन जो है ए डायमेंशन के सिमिलर है पर बी डायमेंशन के अपोजिट है। देखो बात सिमिलर है, सेम है, ये 3 तरह के डायमेंशन पैदा हो गए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ओवरऑली अब साइंस की, तो साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है लॉजिक। साइंस कहता है कि छोड़ो इन सब चीज़ों को, यूनिवर्सली सोचो। एक साइंस क्या है? साइंस क्या है? नेचुरल ऑब्जर्वेशन। मैं अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं अपने अंदर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं अपनी एनाटॉमी को देख रहा हूँ कि रियलिटी में क्या ढांचा चलता है, और ये सब में सिमिलर चलेगा कि मैं लॉजिक कैच कर रहा हूँ। मैं डायमेंशनली अपने आप को एक मार्केट डिमांड नहीं बना रहा, मैं अपने परसेप्शंस को देख रहा हूँ, सेल्फ परसेप्शन को देख रहा हूँ, सेल्फ चीज़ों को देख रहा हूँ और सेल्फ ही चीज़ों को मॉडिफाइड कर रहा हूँ। मैं अपने अनुसार अपनी कल्पना बना रहा हूँ। ये है साइंस। ये क्या करेगी? ये चलती है विदाउट रूल्स। और सोशल साइंस क्या चलती है? रूल्स पे। रूल्स क्या है कि हम किसी की वांट क्लियर कर रहे हैं, हम उसको अपनी वोट दे रहे, तो एक सिस्टमैटिक लिंक चल रही है। ये है सोशल एटिक्यूड। नेचुरल में क्या है? हम अपने अंदर को ही खुश कर रहे हैं, हम अपने आप में ही संपन्न है। क्यों? हमारी बॉडी कभी हमसे ये नहीं कहती कि तुम्हें क्या करना है। अगर हम किसी और की वांट नहीं करते तो वो हमें डिसएडवांटेज देने लग जाता है। बट हमारी बॉडी, क्या ये हमारी बॉडी हमसे कहेगी कि देखो गलत कर रहा हो तुम? इसका परिणाम हमें एक्यूरेट मिलेगा। यही प्रमाण कहलाता है, यही ऑब्जर्वेशन कहलाती है कि जब हम अपनी बॉडी को इंटायर ऑब्जर्व करते हैं, इज द नेचुरल साइंस। क्योंकि परिणाम तो मिलते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड है। तो एक तो होता है लॉजिक, जो लॉजिक को मेक करता है। लॉजिक को कौन मेक कर रहा है? विदाउट वो। जब हम फ्री स्टेट में क्या हमें रियलिटी पता चलती है। तो डायमेंशनली मैंने बताया था चेंज हो जाती है चीज़ें 0 to 1। कंप्यूटर में 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। रियलिटी में 0 मतलब ट्रू, 1 मतलब फॉल्स। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट रियलिटी में फॉल्स स्टेटमेंट में इल्यूज करा गया है रियलिटी में, क्योंकि ओवरऑल टाइम कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ओवरऑल टाइम तो चीज़ें डिस्कनेक्टेड रहेगी। बट कंप्यूटर के अंदर दुनिया तभी प्ले होगी जब करंट फ्लो रहेगा एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर में। अगर ये सर्किट ब्रेक हो गया तो कंप्यूटर सीधा शट डाउन हो जाएगा। तो डायमेंशनली चीज़ें इन्वर्स हो जाती है। और यही डायमेंशनली मैंने 3 डायमेंशन में बताया कि एक सिमिलर टू सिमिलर डायमेंशन, एक डिफरेंट टू डिफरेंट डायमेंशन। ठीक है, अगर मैं इसी चीज़ की बात करूँ कि डायमेंशनली में, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है? डायमेंशनल में यही चीज़ हुई है कि नेचुरल ऑब्जर्वेशन में सारी चीज़ें आपस में लिंक भी है, सारी चीज़ें आपस में अलग अलग भी है। मैं अपने आप में एक परसेप्शन हूँ, दूसरा एक भी परसेप्शन, तो विज्ञान बदलता रहता है। ऑब्जर्वेशन में क्या कर रहा हूँ? एवरीथिंग को कर रहा हूँ। क्या मैं सोसाइटी को ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ? या तो सोशल क्या कहलाए? सोशल भी तो साइंस है। तो वो जो साइंस थी वो कौन सी थी? वो सेल्फ साइंस थी। हम जो समझ रहे हैं, हमारा जो लॉजिक है वो हमारी फंडामेंटल है, हमारी जो दुनिया, हमारी जो प्रकृति, हमारे जो नेचर है, हमारी जो एवरी ऑफ एलिमेंट है, उससे इंटरेक्शन, उन चीज़ों को हम जो अंडरस्टैंड करें, तो दिस इज साइंस। इसलिए मैंने कहा अगर लॉजिक चेंज हुआ तो आपके शरीर का स्किन का कलर भी चेंज हो जाएगा। एक समय के बाद लॉजिक इतना भी चेंज हो जाता है कि यदि किसी जीव की सोचने की प्रक्रिया बिल्कुल चेंज हो जाए ना, तो उसका ये जो बॉडी का कलर है ना, हो सकता है टेक्सचर भी चेंज हो जाए। क्योंकि आप जो सोचते हो, आपने कभी ये सोचा कि चीज़ें लॉजिकल क्यों लगती है? क्योंकि हमारा ब्रेन, हमारा डीएनए उस सीक्वेंस में, उस सिमुलेशन में वर्क कर रहा है, जो किसी सिस्टम को 2 चीज़ों से कनेक्ट करके बैठा है, एक परिस्थिति और एक उसके अनुसार वो व्यक्ति। अगर ये चीज़ें, अभी परिस्थिति जो है ये अपने आप में डिफरेंट इंट्रैक्शंस है, ये डिफरेंट व्यक्ति है। अभी अनेक व्यक्ति आपस में करके वेब बना के बैठे पड़े, यही है सिमुलेशन। और यदि ये सिमुलेशन का पैटर्न हल्का सा भी चेंज हुआ तो व्यक्ति तो चेंज होगा ही होगा, बाकी सारे व्यक्ति भी चेंज होंगे और सबकी इंट्रैक्शन डिफरेंट तरह की बनती है। और डिफरेंट इंट्रैक्शन मतलब डिफरेंट परसेप्शन, और डिफरेंट परसेप्शन मतलब डिफरेंट तरह के दिखने वाले कलर। और कलर कितने टाइप के होते हैं? इन्फिनाइट टाइप के। तो हो सकता है मान के चलो ये जो कलर ब्राउन है,
ये ब्राउन कलर ब्लैक हो जाए आँखों का, और ये आँखों का जो वाइट कलर है हो सकता है ये लाल हो जाए, और ये जो लाल कलर जो मेरी देख कर ये जो पिंक कलर है हो सकता है ये काला हो जाए, हो सकता है ये जो बालों का ब्लैक कलर है हो सकता है ये नीला हो जाए। तो हमें यहाँ समझ में आता है चीज़ें अनसिक्वेंशल हो जाएगी, चीज़ें आपस में कोई किसी चीज़ से कलर हो जाएगी, कोई किसी चीज़ से कलर हो जाएगी, बिकॉज कलर भी इन अलग अलग तरीके से। इसलिए मैं कहता हूँ मोती एक नहीं है, प्रकृति का एक तत्व नहीं है, आठों तत्व है ससुरे। ये आठों तत्वों को यूँ भी पकड़ के बैठा पड़ा कह रहा है चले गए साथ में और तुम्हें बनाऊंगा। ये अदृश्य धागा है, और ये बना कैसे? कुछ नहीं बना, ये आठों तत्वों द्वारा इसी का निर्माण हुआ है, जिसे कहते हैं प्रकृति। कि प्रकृति का तत्व आठवां होता है, और इससे नौवीं नियति बनती है, अतः नौवां तत्व बनता है मन। कि मन कुछ नहीं है, शरीर का जब पूर्ण निर्माण होता है तो इसमें आत्मा आ जाती है, तो शून्य आती, आठवां तत्व किस में बदल जाता है? नौवें तत्व में, अतः मन जागृत हो जाता है कि शरीर और आत्मा के मिलन से मन चेतना का निर्माण होता है। तीन मध्य ध्यान रखना है, मन छन और तन। ये मन छन कर क्या, इन्हीं में परिवर्तन होता है, और यही आत्मा का तेज तय करते हैं। आत्मा कितनी जागरूक होगी, मन तन छन जितना स्वच्छ होगा। अभी स्वच्छता क्या है इसके बारे में बता दो। व्हाट इज़ द क्लियरनेस? देखो क्लियरनेस का मतलब ये है, कोई जगह में आया तो मेरी लिमिट सेट होगी उस इन्वायरमेंट के अनुसार। यदि जब ये अपने आप में एक बात है कि लिमिट सेट होगी, फिलोसफी यही होता है, छोटे से छोटे शब्द में भी आप बारीकी बताने लग जाते हो। लिमिट सेट हो गई कि मैं एक एलिमेंट हूँ, अब मेरी सारी एनर्जी जो थी इस बॉडी के अनुसार होगी, मैं इसके अनुसार चेंज हो गया, इसके अनुसार परफेक्ट हो चुका, मैं इसमें फिक्स हो चुका। यदि मैं इससे फिक्स ना होकर इससे बियॉन्ड रहूँ, इससे अलग रहूँ, तो मैं कहूँगा कि ये चीज़ें मैं इस बॉडी के लिए, इस बॉडी से अलग हो रहा हूँ, डिफरेंट हो रहा हूँ। ये डिफरेंट कैटेगरी टाइप की स्वच्छता कहलाएगी कि मैं इस बॉडी से डिसजॉइंट हो रहा हूँ। कोई चीज़ सुंदर है, मैं कह रहा हूँ उस सुंदर चीज़ से मैं स्वच्छ हूँ, तो उसका मतलब ये है मैं उस सुंदर चीज़ से अलग हूँ, डिस्जॉइंटली हूँ, वॉचर हूँ। कोई चीज़ गंदी नाली है, मैं उसमें पड़ा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ उससे मैं स्वच्छ हूँ, मतलब मैं उससे डिस्जॉइंट हूँ, मतलब मैं साफ़ हूँ। कुछ समझ में आया? मैंने पहले मैं एग्जांपल क्यों नहीं लिया था, क्योंकि पहले में आप इसको समझ के फिर दूसरा नहीं समझते। दूसरे में मैंने पहले इसलिए लिया ताकि पहले ये समझ लो कि मैं लॉजिक क्या बताना चाहता हूँ सेल्फ, और फिर दूसरे में मैंने क्या बताया, देखो अगर मैं ये बताता तो ये मैंने कहा था कि सोशल में आपका ब्रेन डिस्ट्रॉय होता चला जाता है, समाज में आपका बुद्धि नाश होती चली जाती है, क्योंकि बुद्धि वो विवेक छोड़ देती है कि पेशेंस नाम की कोई चीज़ होती है, टाइम नाम की कोई चीज़ होती है। आप मनी 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 कहते हो, बल्कि मनी नाम की तो कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। रियलिटी में रिसोर्स नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है, और रिसोर्स क्या कहलाती है? हम मानव खुद कहलाते हैं। एवरी इंटरेक्शन दूसरे इंटरेक्शन से वो रिसोर्सेज द्वारा प्राप्त होती है, यही मनी कहलाती है। बट हमने इल्यूजन्स तय कर दिए क्योंकि हमें विभिन्नताएं बहुत मिल रही थी। ऐसी सिस्टम, कंपनी है, समाज, ये सारी चीज़ें कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। एवरी पर्सन दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट करता है और सोसाइटी बना देता है। लोगों की समझ एक जैसी बनती है और फिर समाज बन जाता है, और एक समान विचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, तो ये समाज का निर्माण कर देता है, जाति का निर्माण कर देता है। हम कहते हैं जाति, वर्ग, ये सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि सब इल्यूजन्स हैं, एवरीथिंग इज इल्यूजन। यही वीडियो का नाम है, ये हर चीज़ इल्यूजन है। फिर फॉर्मूले में क्या जानते हैं? फॉर्मूले में यही चीज़ें जानते हैं हम कि मैथमेटिशियन कैसे सोचता है। देखो साइंस वो है जो विदाउट रूल्स चलती है, सोशल साइंस वो है जो रूल्स पे चलती है। रूल्स विदाउट रूल्स, जब इनके बीच में हम क्विट होते हैं तो एवरी टाइम हम सर्कमस्टेंस में एक तरह की मानसिकता लेके चलते हैं। वहीं से हम चीज़ें उठाते हैं, फिर दूसरी मानसिकता से लेके जाते हैं, और इनको एनालाइजेशन को ही फॉर्मल साइंस कहते हैं। मैथमेटिक्स, गणित, गणना करते हैं दो चीज़ों को कंपेयर करके कि इन चीज़ों में क्या ताल्लुक बन रहा होगा, क्या लॉजिक बन रहा होगा। तो लॉजिक भी तीन तरह के बन जाते हैं, लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3। कैसे? क्योंकि 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन में 3 तरह के लॉजिक बन गए, 3 तरह के लॉजिक बन गए। तब हमें समझ में आता है रियल लॉजिक क्या है, कि वैल्यू केवल ट्रू फॉल्स नहीं होती, एक वैल्यू और होती है न्यूट्रल। वैल्यू केवल 0 1 नहीं होती, उसके अलावा एक और वैल्यू होती है 0 आयोटा, जो हमें ये बताता है कि 0 आयोटा की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। दिस इज द फंडामेंटल मैथमेटिक्स। एवरी टाइम मैं थिंक करूँगा, एवरी टाइम मैं सोचूंगा, एवरी टाइम मैं कुछ वर्क करूँगा, और ये मेरा लॉजिक मेक करेगा। क्यों? मैं एक इंटेलिजेंट पर्सन हूँ, मैं ओवरऑल टाइम ऑब्जर्व करूँगा, ओवरऑल टाइम वर्क करूँगा, दैन मैं कुछ पेशेंस रखूँगा, तो मैं टाइम का निर्माण करूँगा, बिकॉज दिस इज माई सर्कमस्टेंसेस।
मैं बात कर रहा था लॉज की, ये लॉज बनाते हैं, ठीक है। लॉज में मैं कैलकुलेट करूँगा, तो चीज़ें अभी मैंने वर्बली बताई, अब थोड़ा एक्सपेंड करा जाएगा चीज़ों को। सपोज करो मेरे को एक EMI बननी है किसी स्कूटी की, अगर मुझे किसी स्कूटी की EMI बननी है, सपोज करो इस कटोरी में चाय रखी थी आज, जब दिमाग चलता है तो यही जुगाड़ कहलाता है। जुगाड़, डिसिप्लिन और बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँगा मैं, और मैं लिखता चला जाता इस कॉपी पे, क्यों फालतू टाइम वेस्ट करना, सारी चीज़ें बोल ही दूँगा तो लिखूँगा क्या। बहुत टाइम से वैसे भी लिखा नहीं, कब से नहीं लिखा, किस तारीख थी भैया, 12/4/2026, कौन सा महीना चल रहा है जी, 4/6/2026। 2 महीनों से मैंने कुछ चीज़ें लिखी ही नहीं है। क्यों नहीं लिखी, क्योंकि एग्जीक्यूटर बनना का था, तो वापस आ गया बस 10 दिन बाद, अभी नहीं आया ओवरऑल, ठीक है ना। तो अभी मैं कुछ लिखूँगा, 11 तारीख लिख दूँ पहले तो आज की, 4 जून 2026, और क्या बार है आज, थर्सडे आज, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ डिसिप्लिन की, मैं बात कर रहा हूँ जुगाड़ की, जुगाड़ यानी इंजीनियरिंग, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ स्किल्स की, काबिलियत या कैपेबिलिटी, हाँ जी, जो मैं कहता था कि कैपेबिलिटी होनी ज़रूरी है, एक स्टूडेंट के अंदर सबसे बड़ी कैपेबिलिटी होती है कि उसके अंदर क्षमता होती है सीखने की, यही स्किल्स कहलाती है, जो वो सीख जाता है वही स्किल्स कहलाती है। तो कैपेबिलिटी जो पोटेंशियल के साथ हो वही स्किल्स कहलाती है। जुगाड़ क्या है, जो मैं अभी बता रहा हूँ, चाहे एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, पैसे का, टाइम का, मनी एंड टाइम का, पर जुगाड़ तो क्या है ये, और ये भी आदत है, तो एक सीक्वेंस भी है। तो डिसिप्लिन, जुगाड़, मनी एंड टाइम, ठीक है, कंपनी एंड स्टेट, प्रोडक्टिविटी एंड इन्फ्लुएंस, एंड इन्फ्लेशन, बस कुछ शब्द ही बहुत है। अभी क्या बताना चाहता हूँ, डिसिप्लिन क्या है, मेरे लिए आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ लगातार हो रही है, लगातार किसी चीज़ में प्रभाव डालिए, इंटरेक्ट डालिए, हाँ जी, सारी चीज़ें इंडक्शन से बता दूँ, क्योंकि इंडक्शन बहुत छोटी इकाई होती है, क्यों, ये ट्रिपलेट होती है, इसलिए इससे छोटा क्या है, ट्रिपलेट से छोटा क्या है, 2 कण आ जाएंगे, क्योंकि 2 कण के बीच में जो प्रभाव उत्पन्न होगा वही ट्रिपलेट कहलाता है। तो 2 कण मतलब कि 2 पार्टिकल, 2 में आ गया शब्द, 2 पार्टिकल मतलब एक जैसे शब्द, एक में आ गया शब्द, और एक जैसे शब्द मतलब कि अपने आप में एक निरंतर होगा, मतलब 0 में आ गया, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 1 बना, 1 से 2, 2 से 3, इंट्रैक्शन पे ट्रिपलेट, और इन 3 का पूरा एक सिस्टम बन गया, चाउ। यही डायमेंशंस कि हम अपने वर्क में किस में करते हैं, 4 डायमेंशन में ओवरऑल टाइम। एनर्जी क्या है, 11 डायमेंशन में, तभी चारों डायमेंशन में फटाफट, क्योंकि 4 3 2 1 को जोड़ोगे तो 10 हो गए, और 0 क्या है, अपने आप में एक अलग क्वांटिटी, तो 10 और 1 11 क्वांटिटी। ये जो साइन बना रहे हो, ये साइन बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि आपके पिरामिड्स भी इसी से बने, ये सिंबलाइज चीज़ें ऐसी बनी है। क्योंकि इससे ट्रायंगल बनता है, ये पिलर और ये बेस ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है ना। त्रिकोणिटी के हिसाब से हम इन चीज़ों को काउंट कर लेते हैं कि 3D स्ट्रक्चर में हम चीज़ों को ऐसे ट्रिपलेट क्यों बनाते हैं, पिरामिड्स क्यों बने, तो पिरामिड्स आपके इसलिए बने हैं ताकि इसको ये दिखा जा सके कि कोई बेस किसी एज को छू रहा है, ये एज मतलब ये 3 डायरेक्शंस को दिखा रहा है, और ये चौक, ठीक है, ऊपर कि डायरेक्शंस वाइज अपने आप को फ्लैट, जहाँ से फ्लैट दिखा रहा है, मतलब ये दिखा रहा है कि यहाँ से चीज़ें आपस में कॉन्टैक्ट होकर फैली है, इधर से तो इधर से देख रहे तो यहाँ से फैली, तो ये चारों चीज़ें आपस में हो रही है। फिर जब हम नीचे दिखा रहे हैं तो कनेक्टिविटी को दिखा रहा है, और फिर डिस्जॉइंट को दिखा रहा है, तो ये पूरा अपने आप में क्यूब है, ठीक है, ठीक। पिरामिड्स कुछ नहीं है, इंफॉर्मेशन वो रखते हैं, क्यों, कोई भी पिरामिड बन रहा है इसलिए बन रहा है ताकि कोई भी एनर्जी कंसंट्रेट हो सके,
हमें पता है एवरीथिंग इज एनर्जी। तो पिरामिड्स की पहले पूजा करी जाती थी मंदिरों की तरह, तो पिरामिड्स मंदिर कहलाते। इन मंदिरों को एलियन की वो मत समझो, ये मंदिर में समझ लो कि भगवान तक लोगों का मानना था कि भगवान तक हम अपनी इंफॉर्मेशन इसके जरिए पहुंचा सकते हैं। बिकॉज जब हम यहाँ से इतने सारे लोगों से हम अपनी ऊर्जा देंगे तो एक एंटीना बन गया, इधर से क्या होगी प्रे, इसलिए प्रे का ये साइन भी होता है। इसमें भी क्या बन रहा है, ट्राइंगल ही बन रहा है। क्यों? इससे हम ये दिखा रहे कि हम ऊपर वाले ये जो भी है एंटिटी उसको हम अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि इस नोक से सारे इंटायर यूनिवर्स या नेचर को हम वो चीज़ें करें। इसलिए देखना पिरामिड के पास ये भी पाएगा कि पहले ज़माने में लोग बलि भी पिरामिड या मंदिरों में देते थे ताकि ऊपर वाले तक संदेश भेज सके, क्योंकि उनकी मान्यता थी रियलिटी में ऊपर वाला कुछ नहीं था, नेचर की इंटरेक्शंस थी। या एक इंटरेक्शन दूसरी इंटरेक्शन को सेंड कर रही है कि देखो मुझे ये चाहिए और फिर मैं तुम्हें ये फेवर दे रही हूँ तो मुझे ये रिटर्न दो, बस दिस इज द रूल्स। ठीक है, मेजरली मैं बात करना चाहता हूँ चाय ठंडी हो रही है, इसी में बात करूँगा पूरे वर्ल्ड की। चाय ठंडी हो रही है, लगातार नेचर के फैक्टर से ठंडा करे जा रहे हैं, एक समय के बाद ठंडा होता है। यही टाइम को बॉन्डिंग करती है कि डिसिप्लिन टाइम को मेक कर देता है। क्यों? टाइम को मेक कैसे कर देता है? टाइम मेक कब से होने लग गया? टाइम तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। टाइम मेक का मतलब ये है, टाइम बॉन्ड का मतलब ये है कि टाइम मेरे फेवर में आ चुका, टाइम मेरे फेवर में आ चुका। प्रकृति से कहती थी ठंडा करो, पर ये चीज़ थी गर्म, प्रकृति के अनुसार नहीं थी। लगातार करते करते प्रयास से ये प्रकृति के अनुसार हो गई, ये कहलाती है टाइम बॉन्डिंग। व्हाट इज द टाइम बॉन्डिंग? टाइम बॉन्डिंग ये कहलाती है कि प्रकृति के अनुसार ये टाइम फेवर में आ गया। पहले ही फेवर में किसके था? ये था गर्म के फेवर में, ये चाय के फेवर में था। टाइम किसके फेवर में था? चाय के फेवर में। चाय के लिए टाइम बॉन्ड था, चाय के लिए टाइम क्या बॉन्ड था? अब चाय के लिए टाइम रिड्यूस हो रहा है, तो टाइम रिड्यूस हो रहा है तो मतलब क्या है? टाइम पीछे जा रहा है, टाइम रिवर्स जा रहा है तो मतलब क्या है? ये कैपेसिटी, ये पोटेंशियल कहला है कि एक बैटरी आपको टाइम देती है। एक बैटरी क्या देती है? टाइम। तो ये टाइम कैसे देती है? रिवर्स टाइम देती है। रिवर्स टाइम देती है मतलब कि ये अपना पोटेंशियल खर्च कर रही होती है, ये अपनी बैटरी खर्च कर रही होती है। हाँ, तो ये रिलोडिंग एनर्जी का कर रहा है। जब ये रिलोडिंग एनर्जी का कर तो इसकी पोटेंशियलिटी, इसकी कैपेसिटी, इसकी स्किल्स डिले हो रही, इसकी स्किल्स जा रही, क्या जा रही? इसकी एनर्जी लूज हो रही इन्वायरमेंट में। जब इन्वायरमेंट में लूज हो रही तो इन्वायरमेंट कह रहा मेरे फेवर में आ रहा है टाइम, मतलब टाइम मैं बॉन्ड कर रहा हूँ अपने लिए। ठीक है, नेचर के अनुसार मैं टाइम बॉन्ड कर रहा हूँ और चाय के अनुसार टाइम रिड्यूस हो रहा है, मतलब मैं अपनी बैटरी या कैपेसिटी लॉस कर रहा हूँ। तो मेरी तरफ से टाइम जा रहा है, मेरी तरफ से टाइम इन्फिनिट का अप्रोच कर रहा है, तो उसकी तरफ से टाइम जीरो का अप्रोच कर रहा है कि मेरे लिए टाइम बॉन्ड हो रहा है 0 to 1, 1 to 3, और इसकी तरफ इन्फिनिटी से रिड्यूस हो रहा है। इसकी तरफ लेंथीनेस लगेगा, इसकी तरफ टाइम शॉर्ट टर्म लगेगा। क्यों? ये वर्क कर रहा है। तो एवरी एक्शन के साथ एवरी रिएक्शन मिल रहा है, एवरी एक्शन के साथ एवरी रिएक्शन मिल रहा है। जैसे कुएं से पानी निकलना, ये सारी चीज़ें क्या है कि एवरी एक्शन को एवरी रिएक्शन मिल रहा है। यहाँ रिएक्शन नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ से चीज़ें खींची जा रही है, तो क्या हो रहा है? टाइम लेंथीनेस लग रहा है। कुछ फंडामेंटली लॉजिक चलती है डिसिप्लिन में। एवरी पर्सन जुगाड़ जानता है, पर वो जुगाड़ जानता कहाँ है? ये चीज़ मैटर करती है क्योंकि हर एक ह्यूमन इंटेलिजेंट पर्सन, कोई अगर इंटेलिजेंट नहीं, देखो एवरी एनिमल, एवरी बीइंग, एवरी पार्टिकल, कोई हर एक इंटेलिजेंट रहता है बिकॉज हर एक अपना स्पेसिफिक वर्क जानता है। अगर मैं कहूँ कि मुझे जुगाड़ नहीं आता यार गाड़ी को ठीक करना, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे जुगाड़ चाय में बनाना आता है, चाय में मैं पूरी दुनिया बता देता हूँ। ये भी तो जुगाड़ ही है, ये भी तो इंजीनियरिंग है, ये भी तो टिंकरिंग ही है, ये भी तो इंटेलिजेंस ही है कि मैं चाय के बर्तन से, एक ठंडी चाय से मैं फॉर्मूलेस बता रहा हूँ मनी के। ये मेरी क्वालिटी है, दिस इज माई टैलेंट, और ये टैलेंट मैं बोर्न करा है बिकॉज ये मेरा सेल्फ का है, ये मेरा खुद का है, और यही मैक करता है मुझको कि हु आई एम एंड हु आर यू। मेजरली मैं इस पूरी वीडियो में क्या बात करना चाह रहा हूँ कि चाय लगातार ठंडी होगी, तो चाय के हिसाब से मेरे फेवर में आया टाइम, मतलब नेचर के फेवर में आ गया, चाय ठंडी होगी तो टाइम नेचर के लिए बॉन्ड हो चुका, वरना टाइम अनलिमिटेड था। क्यों टाइम अनलिमिटेड था? क्योंकि टाइम के लिए वो उसके फेवर में था ही नहीं, तो अनलिमिटेड टाइम था। जब चाय के लिए बात करें तो चाय के फेवर में टाइम था, तो टाइम उसके पास था पर लिमिटेड टाइम था, क्योंकि टाइम अब रिड्यूस हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, इसलिए कहा था लिमिटेड और अनलिमिटेड। और जब लिमिटेड टाइम है रिड्यूस होगा तो क्या लगेगा? अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड लगेगा। क्यों? कोई चीज़ अपने आप से हाई टू लो फ्लो हो रहा है, हाई टू लो फ्लो हो रहा है तो हाई के लिए क्या लगेगा? टाइम अनलिमिटेड है, एनर्जी हाई है पर लिमिटेड है। लो में फ्लो हो रहा है तो एक समय के बाद ये लो आ जाएगा, इसके लिए क्या हो गया? हाई हो गया, तो इसके लिए क्या हो गया? टाइम बॉन्ड हो चुका,
टाइम बढ़ चुका, एनर्जी बढ़ चुकी, इसलिए कहते हैं एंटी रिवर्स ऑफ टाइम होता है एनर्जी का, ठीक है ना। टाइम बढ़ चुका क्योंकि ये हाई पे पहुंच चुका। अब इसके लिए क्या होगा, सिचुएशन छोटी होगी तो अब क्या होगा, वापस नीचे। ये चैन रिएक्शन चलती है। एवरीथिंग आर इंटरेक्ट ईच अदर। इसी कारण से हम कहते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यदि हम कहें कि कोई डायमेंशन एक डायमेंशन को अप कर रहा है, एक डायमेंशन को नीचे कर रहा है, एक डायमेंशन को अप कर रहा है, एक डायमेंशन को नीचे कर रहा है, तो ये अनलिमिटेड टाइम तक चले। बट हम क्या चाहते हैं कि ये डायमेंशन अनलिमिटेड तो चले पर इसमें से हम एनर्जी भी निकालते रहे। तो अब ये ध्यान रखो, तुम एनर्जी ट्रिपलेट में नहीं निकाल रहे, एनर्जी 4 पे निकाल लो, 4 पे। क्यों, एक रिएक्शन तो यहाँ से चल रही है, 1 2 1 2 1 2 1 2, और एक रिएक्शन चल रही है अप एंड डाउन, क्योंकि एक्शन टू रिएक्शन यहाँ भी चलेगा यहाँ भी चलेगा। तो अब पॉइंट्स ऑफ पार्टिकल 4 हो गए, इंटरेक्शन ऑफ वेव्स 2 हो गए, और ये अपने आप में 2 तरीके से क्या बोल गया, पूरा एक 2 का क्यूब बन गया, और एक क्यूब ट्रिपलेट कराया। मतलब जब भी कोई इंटरेक्शन हो रही है तो ट्रिपलेट में हो रही है एवरी टाइम, डायमेंशनल ये ट्रिपलेट में हो जाएगी। मान लो मैंने कहा 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, ये हो गए ट्रिपलेट डायमेंशन। मैंने कहा 1 डायमेंशन के अंदर ए बी है तो 1A 1B। मैंने कहा 2 डायमेंशन में भी ए बी है 2A 2B। मैंने कहा 3 डायमेंशन में भी ए बी है 3A 3B। मैंने कहा 1A डायमेंशन 1B डायमेंशन 2A डायमेंशन 2B डायमेंशन 3A डायमेंशन 3B डायमेंशन। मैंने कहा कितनी इंटरेक्शन कर रहे हैं आप उसमें, आउटकम सीक्रेट 6। मैंने कहा देखो 3 का ये 3 का ये। मैंने कहा 1A 2A 3A 1B वो 2B 3B, 2 के पेयर है ये। बट रियलिटी में बताओ इंटरेक्शन हो कितने, 3 के चक्कर में, 3 के चक्कर में। क्यों, 3 से क्या हो रहा था, जब ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे तो इनके भी एलिमेंट्स बन रहे, इनका भी एक कॉम्बिनेशन बन रहा, और यहाँ से ट्रिपलेट का निर्माण हो रहा, इंटरेक्शन का निर्माण हो रहा, कि परसेप्शन टू परसेप्शन इंटरेक्ट करती है एक दूसरे को, एक्शन टू रिएक्शन कुछ ना कुछ उत्पन्न करती है एक्शन को, क्योंकि रिवर्स एक्शन कुछ नहीं होता, वो भी एक एक्शन ही होता है, बस उल्टी डायरेक्शन से आ रहा होता है अपोजिट से। तो हमने पढ़ते ए डायमेंशन बी डायमेंशन सी डायमेंशन। ए डायमेंशन कौन, जो ए डायमेंशन ही है, राइट डायमेंशन है। बी डायमेंशन को जो उसका अपोजिट है ए डायमेंशन का, और सी डायमेंशन कौन, जो ए डायमेंशन का जो सिमिलर है पर बी डायमेंशन का अपोजिट है। तो ये तो डायमेंशन थे 3 इंटरेक्शन में मैंने जो बताए थे। सी डायमेंशन कैसे निर्माण हो रहा है, इन्हीं की इंटरेक्शंस द्वारा जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है कि सिमिलर टू ए है बट अपोजिट टू बी है, बिकॉज ए के अपोजिट ऑफ बी। तो समझ आया। नेचुरली, और मैं बताऊं तो मोस्टली मैं लॉ के बारे में बता रहा था, तो नेचुरली आप टाइम को समझो। अब मैं बताऊंगा थोड़ी उसके डीपली में कि प्रोग्रेसिव में टाइम कैसे चल रहा है, प्रोग्रेसिव में टाइम कैसे चल रहा है। अगर मैं प्रोग्रेसिव में टाइम के बारे में बताऊँ, और मैं इसके बाद एक टॉपिक और बता के इसे खत्म करूँगा, मैं क्योंकि मैं लिखूँगा या लिखूँगा नहीं तो अपने काम पे जाऊँगा। प्रोग्रेसिव में टाइम ये चल रहा है, मैंने मान के चलो 15,000 10,000 रुपये की EMI ले ली। मैं अभी कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं करा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करा। एक्स्ट्रा एफर्ट और इन्वेस्टमेंट ही आपको चेंज करती है या एक्यूमुलेट करती है, रिलेटिवली बताऊँ मैं, ठीक है। डायमेंशनली आपको डिफ्रेंशिएट करती है या अलग बनाती है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कि एवरी टाइम नहीं, एवरी टाइम नाम का घटा शब्द मुझे बार बार बुला देता है। मैं 10,000 रुपये की EMI भर रहा हूँ, मैं पूरे महीने में 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, मैक्सिमम ने 18,000 रुपये कमा रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कमा रहा। और मैंने 18,000 मान ली। मैंने कहा मैं 10,000 रुपये की EMI भर रहा हूँ, यदि मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा बाकी के जो 8,000 है तो मैं कभी 18,000 से ऊपर नहीं कमा पाऊँगा। और टाइम बीतेगा तो क्या होगा, मेरे पास 8,000 रुपये बच गए। मान लो मैं पहले महीने की डबल नहीं बन पा रहा तो मैं 1 महीना ही करूँगा कंटिन्यूस। सेकेंडरी मंथ मेरे पे 8 दूनी 16, तो 16 में से 10 मैं और बढ़ सकता हूँ, तो मेरे पे 3 महीने का 1 महीने का एक्स्ट्रा समय हो गया। ये होता है समय के संग एक्यूमुलेट करना, टाइम के संग चेंज करना, मैनिपुलेट कर देना। क्यों, यदि मेरे पे पैसा है तो मैं अपने आप पे टाइम खरीद सकता हूँ, टाइम परचेज कर सकता हूँ। क्या, मान लो मेरे को एक सीक्वेंस बना कि मुझे 12 महीने तक 10,000 रुपये EMI भरनी है, ईजी वो मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, EMI भरनी है। मैंने कहा 10,000 रुपये मुझे 1 साल तक भरनी है, 12 महीने तक, मतलब 1,20,000 का बने।
मैंने कहा मैं 18,000 रुपये कमाता हूँ। अगर मैं मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन लगाऊँ तो मैंने कहा कि देखो भाई मुझे मैक्सिमम मिनिमम टाइम चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए 4 महीने। मैंने कहा मुझे 4 महीने चाहिए, 4 महीने चाहिए मुझे किसी भी टाइम को करने के लिए। मैंने कहा 4 महीने के कितने रुपये जाएंगे? मैंने कहा 10,000 रुपये के हिसाब से भाई 4 महीने के जाएंगे 40,000 रुपये। मैंने कहा 40,000 रुपये तो जाएंगे, बट ये 40,000 जुड़ कब रहे हैं? मैंने कहा 18,000 में से 10,000 तो मेरे पहले महीने चले जाएंगे। ठीक है भाई 18,000 में से 10,000 तो मेरे पहले महीने चले गए। ठीक है पहले महीने चले गए। मैंने कहा 10,000 पहले महीने गए। मैंने कहा 8,000 रुपये बचे। मैंने कहा 8,000 से मैं ये 40,000 कब पैदा करूँगा? मैंने कहा 5 महीने में पैदा करूँगा। मैंने कहा 5 महीने में पैदा करूँगा मतलब मैं 5 महीने की पहली भर चुका हूँ, और 5 महीने के बाद अगर मैं वो 18,000 रुपये बचाता हूँ मतलब 18 पंजे 90,000 रुपये मेरे पे होने चाहिए, तब जाके मुझे 4 महीने की रेस्ट मिलेगी और तब जाके मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ। यहाँ कुछ लॉजिक पर समझे, यहाँ मुझे 4 महीने नहीं लगे 18,000 40,000 को जोड़ने के लिए। 40,000 की तो मैं EMI भर रहा था हर महीने 10,000 की। रियलिटी में उसमें से कट के 8,000 रुपये बचे जो मैं एक्स्ट्रा कमा रहा था। वो एक्स्ट्रा एफर्ट मैं इन्वेस्ट कर रहा, एक्स्ट्रा एफर्ट इन्वेस्ट कर रहा। मैंने कहा ना चेंज के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट था 8,000 रुपये। ठीक है एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क कर दिया। कंपनी ने कहा कि 8 घंटे के काम करो, 8 घंटे से एक जना जो था 1 रुपये का भी काम नहीं करके आता, वहीं रहते का रहेगा। एक जना था भाई मुझे कंपनी में वापस जाना है बिकॉज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है, तो 8 की जगह 10 घंटे का काम करके आया, 2 घंटे एक्स्ट्रा। क्यों? उसको उसका काम पेंडिंग रह रहा था। तो क्या होगा अगले दिन उसको बेनिफिट, अगले नहीं मिला तो 1 साल बाद बेनिफिट मिलेगा, पर मिलेगा जरूर बेनिफिट, बिकॉज नेचर का लॉ है बैलेंस। ठीक है देखो मैं बार बार चीज़ें इसलिए नहीं समझाता क्योंकि मैं बहुत हरामी हूँ मैं इस मामले में। मैं समझाने लग गया एक वीडियो 1 साल की हो जाएगी, एक वीडियो, क्योंकि एक ही चीज़ को मैं कितनी बार रिपीट कर दूँगा। यहाँ पे भी मैं अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं फिर बैलेंस के बारे में बता दूँगा कि बैलेंस कैसे काम करते हैं। सर्कमस्टेंसेस वो बहुत डिफरेंट तरीके चलती है। हो सकता है मेरी जवान कट जाए बोलते बोलते, बट रियलिटिवली मेरा समाप्त नहीं होने का ज्ञान, मैं चीज़ों को रिपीट करता चल दूँगा। इसलिए मैं रिपीट नहीं करता, पहले ही कहता तो मैंने पहले बता रखा बैलेंस नाम का नेचर का लॉ है। बट अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ इस सर्कमस्टेंस में भी बता दूँगा बैलेंस नाम का पॉइंट कैसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है तो एक्स्ट्रा एफर्ट फिर इन्वेस्टमेंट। तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। 8,000 रुपये मैंने 5 महीने तक इन्वेस्ट करे तो मेरे पे एक्स्ट्रा 4 महीने बच गए। अब इसके बाद क्या होगा? 4 महीने बच गए, मान लो मैंने 9 महीने तक की रेस्ट ले लिया, 9 महीने तक का रेस्ट ले लिया, 9 मंथ तक की मुझे EMI नहीं। अब मुझे कितनी EMI और बननी है? केवल 3 मंथ तक की। मैंने कहा 3 मंथ की मैं बाद में भरूँगा, अभी नहीं भर रहा। मैंने कहा 4 महीने जो मेरे को पैसा बचेगा, 4 महीने में कितना पैसा बचा? 18,000 रुपये इंटू 3 और 18,000 रुपये इंटू 4। मैंने कहा 18 चौके मतलब कि ये मान लो 72,000 रुपये। मैंने कहा 72,000 रुपये मैं अपने धंधे पे लगाऊंगा। मैंने कहा ये भी पूरी नहीं लगाऊंगा मैं, इसमें से 50,000 लगाऊंगा। ठीक है मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए 50,000 लगाए, तो ये 50,000 क्या था? एक्स्ट्रा फट जो कि मैं इन्वेस्ट कर रहा था 22,000 रुपये बचे। अभी 22,000 रुपये बचे, मैंने इसकी EMI और भर दी 2 महीने की। मैंने कहा अब बस मेरी केवल 1 मंथ की बची है, 1 मंथ की बची है और उसमें भी 2,000 रुपये मेरे पे सेविंग बचे। मैंने कहा ठीक है ये 50,000 रुपये मेरे काम ही नहीं चले, 1 साल बाद जाके काम चल रहे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं लौट के आएगी, बिकॉज नेचर का बैलेंस पॉइंट है। ठीक है नेचर का बैलेंस पॉइंट है, लौट के आएगी, कभी ना कभी लौट के आएगी, रिवर्स में आएगी। अगर मैंने इसे टोटली लॉस नहीं करा अपनी वांट और डिजायर पे तो लौट के आएगी। ठीक है अगर मैंने इसे इन्वेस्ट करा और मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं मिला, तो नेचर मुझे देगी। यदि मैंने पहले ही प्राप्त कर लिया, मैंने कोई शौक पूरा कर लिया तो नहीं देगी, दैट्स इट, नहीं देगी। अगर आप कार खरीद के यूँ सोच रहे हो कि मेरे को पैसा रिवर्स मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, शॉर्ट टर्म में तो नहीं मिलेगा। हाँ हो सकता है नेचर आपको प्रोवाइड दे दे कि दोबारा कार खरीदने का पैसा तुम कमा सको, इतना कर देगी, क्योंकि नेचर डिफरेंट तरीके से चलता है। मैंने डायमेंशन 3 बताए, ABC, उस टाइप में चलेगा तो वो C डायमेंशन में चलेगा कि सिमिलर टू सिमिलर, एक्स्ट्रा इन्हांस कर देगी, बट वो उस तरीके से रिएक्शन नहीं देगी जो लौट के आना है। एक्स्ट्रा एफर्ट में नहीं देगी वो काउंटलेस। एक व्यक्ति जो खर्चा ज़्यादा करता है वो ज़्यादा कमाता है। क्यों? नेचर उसकी भूख उतनी रखती है कि उसका लालच कभी ख़त्म नहीं होता और उसका घमंड भी कभी ख़त्म नहीं होता, तो वो एक लूप में फंसा रहता है। और एक व्यक्ति होता है जो एसेट्स पे एसेट्स क्रिएट करता रहता है, वो अपनी वांट और डिजायर को तो उसको एकदम में मिलता है तो दुनिया उसे अमीर समझती है। वो अमीर व्यक्ति कभी भी पैसों का लालच नहीं करता। एक गरीब व्यक्ति पैसों का लालच करता है, गरीब व्यक्ति कहता है पैसा ही सब कुछ है। एक अमीर व्यक्ति इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट हुआ क्यों था? उसे योग्य बनाया क्यों था? उसे गरीब रखा क्यों था? ताकि वो समझ सके पैसा ही सब कुछ मैटर नहीं करता, सब चीज़ें मैटर करती हैं। एक गरीब हमेशा पैसा पैसा करता रहता है, भूखलंडी का, यही तो उसकी करनी थी कि पैसा सब कुछ नहीं था रियलिटी में। और रियलिटी में पैसा कुछ नहीं है, मैंने इसलिए तो बता रहा हूँ कि पैसा रिसोर्स कहलाता है। इल्यूजन्स को अगर रियलिटी मानोगे तो इल्यूजन्स में तो जियोगे। तो 2,000 रुपये बचे, फिर अगले महीने 18,000 रुपये कमाए। अब देख लो
कुल मिला के 4, 5, 9 प्लस 1, 10 महीने बाद आप पे 10,000 रुपये बचे, साथ में 50,000 का धंधा खोल दिया। इस 50,000 से 1 साल बाद 5,000 रुपये हर महीने आने लग गए। अब 1 साल बाद तो मान लो 10,000 रुपये, अभी मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा और इसे कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा। 18,000 को सीधा मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 12 से, ठीक है। तो 10,000 प्लस 18 दूनी 12, तो 12 अट्ठे क्या हो गया, 12 दूनी 24, 24 से 48, 48 और 96, 96 9 गया हासिल, 12 एकम 12 और ये हो गए 21, 216,000, मतलब 2,16,000 रुपये और जुड़ गए, 2,16,000 और ये कुल मिला के हो गए 2,26,000। 2,26,000 रुपये आप पे वैसे हो गए और 5,000 रुपये और आने लगे, मतलब कि 2 साल बाद से रिटर्न होने लग गया 18 प्लस 5, मतलब 23,000 रुपये आपकी इनकम बने रही। टाइम लगा, वर्क हुआ, एक्स्ट्रा एफर्ट हुआ, यही रूल्स कहलाते हैं। अगर मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करता ही नहीं, मैं कुछ प्रोडक्टिविटी करता ही नहीं, तो मैं अपने आप को चेंज कर पाता? यही रूल्स कहलाते हैं कि डायरेक्शन में कहाँ वर्क करना है, किस जगह दिखाना है, किस जगह रिटर्न मिलेगा, यही रूल्स कहलाते हैं। व्हाट इज़ द रूल्स? जो हमें कोई चीज़ प्रोवाइड करे। सोसाइटी में कैसे फेवर पाए? ऐसे फेवर पाए, मेच्योरली, यही रूल्स है। कैलकुलेशंस समाप्त। अब मैं बात करना चाहता था, जो मैंने 3 बात करी थी, फॉर्मल, सोशल साइंस और साइंस। अब इनको हटा के मैं 3 और शब्द बात करना चाहूँगा, जो 3 अलग हो गए। वो मैं डिफरेंट थोड़ा वीडियो रोक के बताऊँगा, क्योंकि मैं खुद सोचूंगा कि क्या है। मैं वीडियो लेंथी नहीं बनाना चाहता, मैं वीडियो प्रोडक्टिव बनाना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं ये बताना चाहता था, ये 3 तरह की स्टेट वो करेंगे, इंटेलिजेंस, ऑब्जर्वेशन और क्या बोलते हैं, लैंग्वेज, सर्कमस्टेंस। ऑब्जर्वेशन कौन सा रूप? जो कि चीज़ों से डिसजॉइंट है, जैसे वॉचर। इंटेलिजेंस क्या होगी? एक क्रिएटर जो चीज़ों को क्रिएट कर रहा है या ऑपरेट कर रहा है। और लैंग्वेज में और सर्कमस्टेंस में क्या होगा? जो कंट्रोल कर रहा होगा, किसी परिस्थिति में पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक फील्ड में परफेक्ट होगा। जो इंटेलिजेंस होगी वो हमेशा प्रोडक्टिव होगी, कभी भी परफेक्ट नहीं होगी। बट एक स्पेसिफिक फील्ड में वर्क करने वाला पर्सन, जिसकी डायरेक्शन सेट है, जिसका गोल सेट है, जिसके टास्क सेट है, वो परफेक्ट होगा उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए। ऑब्जर्वर इन तीनों चीज़ों से अलग होगा, इन तीनों तरीक़ों से अलग होगा और इम्परफेक्ट होगा, और ये रियलिटी है। साइंस, फॉर्मल साइंस और सोशल साइंस पे। सोशल साइंस मतलब कंट्रोलर की लाइफ। तो जो सोशल साइंस है वो कंट्रोलर की लाइफ होगी, साइंस क्रिएटर एंड ऑपरेटर की लाइफ, और लास्ट फॉर्मल साइंस ऑब्जर्वर की लाइफ। बिकॉज ये रियलिटी है, ये कोई वो नहीं बताएगी। जैसे मैं बताता हूँ कि परिस्थितियाँ मैच करेगी, व्यक्ति मैच करेगा, तो इनकी इंटरेक्शन एक पर्टिकुलर डायमेंशन रखेगी। वरना अगर परिस्थिति बदल दी तो व्यक्ति बदल जाएगा, व्यक्ति की चीज़ें बदल जाएगी, जीवन क्षेत्र बदल जाएगा। और यदि व्यक्ति बदल दिया तो भी बदल जाएगी चीज़ें। या तो मैं खुद चेंज करूँगा अपने आप को, या मुझे परिस्थिति चेंज कर देगी, या तो परिस्थिति निरंतर है या मैं निरंतर हूँ। ठीक है, ये जब मैं इन चीज़ों को कॉम्प्लेक्स में ले जा रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म में, तो मैं फॉर्मल में बात कर रहा हूँ, फॉर्मल साइंस में बात कर रहा हूँ, मतलब मैथमेटिक्स में बात कर रहा हूँ, रियल इंटेलिजेंस में बात कर रहा हूँ, रियलिटी में बात कर रहा हूँ कि रियलिटी में वास्तविकता बिगड़ी हुई है। और जब मैं किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर उसमें बात कर रहा हूँ, तो मैं सीक्वेंस में चीज़ों को बता रहा हूँ कनेक्टिव है, चीज़ों को बता रहा हूँ साइंटिफिक है, चीज़ों को बता रहा हूँ ऑब्जर्विंग है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मान लो मैं बता रहा था, क्या बोलते हैं, जब मैं उसमें बता रहा था तो ऑब्जर्विंग में, तो मैं चीज़ों को क्या बोलते हैं, वॉचिंग में भूल दिमाग से। तो मेजरली मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं चीज़ों को वैसे बता रहा था कनेक्ट वो डिसकंटिन्यूटी में, मैंने कहा कि रियलिटी में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, रियलिटी में वो नहीं रखता। और जब मैं नेचुरल और सोशली बताने लग गया, तो मैं क्रिएट करने लग गया, ऑपरेट करने लग गया, और क्या बोलते हैं साइंटिफिकली मैं चीज़ों को इंटेलिजेंस में मेक करने लग गया, इंटेलिजेंस में मेक करने लग गया। ठीक है, इंटेलिजेंस में मेक करने लग गया, और मैं भूल गया। तो मैंने बताया कि भाई एक रिलेशन बनेगा, परिस्थिति और व्यक्ति, ये बताएगा कि व्यक्ति कितना काबिल बनेगा, सीक्वेंस चलेगा। ये है साइंस। सोशल साइंस क्या बताएगी कि साइंस में लॉजिक सर्किट चेंज हो जाएगा, और सोशल साइंस क्या बताएगी, सोशल साइंस ये बताएगी नहीं, साइंस ये बताएगी कि एक चीज़ चेंज हुई तो दूसरी चीज़ चेंज हो जाएगी। ठीक है, कोई फॉर्मल नियम बस ये है कि एक चीज़ कनेक्टेड रहेगी चीज़ों से, एक चीज़ फिक्स रहेगी,
और सोशल साइंस में एक दोनों की दोनों चीज़ें फिक्स रहेगी, जो कि लाइफ तय कर देगी कि ये लॉजिकल डायमेंशन है, ये रेडियो, ये है विथ रूल्स, विथ रूल्स। दूसरा क्या था, पहला जो था वो रूल्स से ब्रेकेबल था, कोई रूल्स में नहीं चलता, अनसीक्वेंसल था। फिर सेकंड क्या था, जो इंटेलिजेंस थी वो रूल्स को बॉर्न कर रही थी, क्रिएट कर रही थी। और थर्ड क्या था, रूल्स पर ऑपरेट हो रही थी। यही है लाइफ। मैं भी इस वीडियो का जो टाइटल है वो इस वीडियो के बीच में है, जो मैंने स्पेसिफिकली बता रखा है, इस वीडियो का नाम यही होगा, शुरुआत के सेक्टर में।